Now in the next topic, the problem of unpaid revenue. Which type of problem they have faced for the unpaid revenue? Firstly, up to later 18th century. As later 18th century means, as you know that in 1793, the permanent settlement system came, and up to the later 18th century means last 18th century, nearly 75% of the jamidars changed hand after the permanent settlement. क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में एक बहुत बड़ी खासियत थी कि अगर जमींदार पे नहीं कर पाता था तो वहां पर उसे चेंज कर दिया था। उसके जो भी उसके हाथ में रहता था, जो भी पावर्स उसके हाथ में रहती थी, जो भी लैंड उसके हाथ में, जो भी गांव उसके हाथ में रहते थे, उसको चेंज कर दिया जाता था, उसको दूसरे को दे दिया जाता था, यानी इसलिए कह रहा है चेंज हैंड आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, यानी जो जमींदार पहले थे वो चेंज हो गए, दूसरे नए जमींदार बन गए, नए लोग जमींदार के रूप में सामने आए। एज ए सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, एट दैट टाइम देयर वाज ए मेन प्रॉब्लम टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द विलेजर्स, बिकॉज द कंडीशन कैन नॉट बी सेम एवरी टाइम, सो इट वाज डिफिकल्ट for the people, it was difficult for the jamindars to collect the revenue. A new technology, permanent settlement, started. Not permanent settlement only beneficial for the Britishers, they have also tried to establish the agriculture, because at that time agriculture has faced the problem, because in the last I have written in 1770s the rural economy in Bengal was in crisis due to the famine and declined the agricultural output. सिंपल सी बात है कि जहाँ एग्रीकल्चर ही नहीं होगा वहां पे कैसे रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाएगा। सबने एक मूवी देखी होगी लगान मूवी में एक सिंपल सी बात है कि उसमें ये बताया गया है कि किसी न किसी तरह रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक तरीका होता है कि कैसे रेवेन्यू को सही तरीके से कलेक्ट किया जाए। इसके लिए जब तक आउटपुट नहीं होगा, वहां तो दिखाया गया कि किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में केवल रेवेन्यू ही नहीं कलेक्ट किया गया, इस फेमाइन से बचने के लिए, इस फेमाइन से निकलने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल्स का ये व्यू था कि पहले एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए, यानी ऑफिशियल थॉट टू डेवलप एग्रीकल्चर, trade and the revenue sources, because agriculture and trade were the main revenue sources. क्योंकि जब तक मेन रेवेन्यू सोर्सेज को हम डेवलप नहीं करेंगे तो रेवेन्यू अर्न कैसे करेंगे? जब तक हम सेटअप नहीं करेंगे तो अर्निंग हमारी मुश्किल है। Then they have set up the agriculture, they have worked for the agriculture, they have provided the land to the landless laborers and also provided the different type of the facilities to the farmers to develop the agriculture, and also they have promoted the trading system. Official thought to develop the agriculture, trade and the revenue resources of the state by encouraging investment in the agriculture. They have invested in the agriculture, they have provided the loans to the farmers and some equipments have provided to the farmers. Security right of the property and fixing the revenue demand and permanently proposed. जो भी सिक्योरिटी राइट्स थे उनकी प्रॉपर्टी के, उनको फिक्स किया गया, उनके लिए रेवेन्यू को फिक्स किया गया कि इतने परसेंट रेवेन्यू वो किसी भी कंडीशन में उनको पे करना जरूरी है, क्योंकि जब उतना परसेंट वो पे कर देंगे तो यानी वो कंफर्म हो जाएगा कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। ड्यू टू दिस रेगुलर इनकम विल बी इंक्रीज, और इसकी वजह से जो कंटिन्यूअस इनकम जो थी वो इंक्रीज कर गई। अब फिक्स क्यों किया गया रेवेन्यू को? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि रेवेन्यू को क्यों फिक्स किया गया। रेवेन्यू को फिक्स करने का रीजन था कि अगर एक एग्जांपल सोचा जाए कि एक पर्टिकुलर मंथ, हम अगर देखते हैं एग्रीकल्चरल मंथ के बारे में अगर हम जानते हैं तो एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में होता यह है, एग्रीकल्चर क्यों फिक्स किया गया? एग्रीकल्चर जो रेवेन्यू था उसको फिक्स करने का रीजन था कि जैसे अगर देखा जाए कि फर्स्टली अगर डेवलप तो कर दिया गया, अगर मान लो कि रेवेन्यू सिस्टम डेवलप कर दिया गया और किसी समय में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ज्यादा हुए तो ज्यादा कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे? वो तो उनको
पता नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ फिक्स परसेंटेज कर दिया। ऐसा किया कि जो कि वो जब एग्रीकल्चर अच्छा रहे तो भी वो कलेक्ट कर सके, जब थोड़ी वीक रहे तो भी वो उतना कलेक्ट कर सके, जिससे कि इक्वल प्रॉफिट उनको हर समय में हो। ये जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बढ़ते गए वैसे वैसे उन्होंने अपना प्रॉफिट बढ़ाने की सोचा। इससे अच्छा है कि उन्होंने सेट कर दिया, एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया कि इतना ही रेवेन्यू हमको कलेक्ट करना है, वो चाहे आपकी फसल अच्छी हो या खराब हो। इसीलिए इसका नाम जो है वो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम दिया गया था। A problem faced by Britishers who were rich, large farmers and how much tax they had to pay. मैंने अभी बताया ना कि कैसे और कितना, जो कुछ अमीर थे कुछ गरीब थे, तो जिसका जितना लैंड था उसके अकॉर्डिंगली उसको फिक्स कर दिया गया। लैंड के अकॉर्डिंगली उतने परसेंटेज फिक्स कर दिए गए कि इतने परसेंट जो है आपको टैक्स हमें पे करना पड़ेगा, इतने परसेंट हमको रिवेन्यू आपको पे करना होगा। सो दे हैड डिसाइडेड द जमींदार्स एंड द तालुकादार. One word is came, that is the talukadar. Talukadar means the head of the village. Different number of the villages came in under the talukadar, and talukadar comes under the zamindar. Will collect the revenue from their area and submit the British official. Means talukadar will collect the revenue and then he will submit to the East India Company. This helped the East India Company to earn the more and more revenue. If Jamindar, either Talukadar, will collect more revenue than norms, in that condition, the extra revenue he can take himself and can progress with his property. मतलब अगर किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि वो जितना रखा गया है रेवेन्यू, उससे जैसे 1/11 अगर रखा गया है, जैसे 1/10 अगर रखते हैं कि 1/10% हमको टोटल प्रोडक्ट का चाहिए, अगर वहीं पर 1/20% अगर वो रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, वो 1/10% उनका एक्सेस हुआ और उन्होंने 1/10% को अपने पास रख लिया, जिससे कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी भी इंक्रीज कर गई। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, द राजाज एंड द तालुकादार्स वर नोन एज द जमींदार्स। मैंने पहले ही बता दिया था कि जमींदार को ही राजा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े ई स्टेट्स होते थे, बड़े बड़े ई स्टेट्स महल होते थे, और साथ में ही वो एक छोटी मोटी आर्मीज को कंडक्ट करते थे। एंड दे वर ओनली बिकम एज अ रेवेन्यू कलेक्टर। लेकिन वो एक राजा की तरह नहीं माने गए, वो माने गए एक रेवेन्यू कलेक्टर की तरह। उनका एक इमेज बना दिया गया कि एक रेवेन्यू ये कलेक्टर ही हैं, विच रिप्रेजेंटेड ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। जमींदार हैड अबाउट 400 विलेज अंडर देयर कंट्रोल। देयर वाज अ कंट्रोल ओवर 400 विलेज बाय द जमींदार्स, and these groups of the village were known as the e-states. Jamindars was expected to pay the company on a regular basis. And one more thing, sunset rule. Sunset rule came at that time. Sunset rule was that revenue time was fixed. As example, every month was fixed that in this month at this date and at this time they have to pay the revenue. Means उनका था कि एक पर्टिकुलर डेट दी जाती थी, उसके सनसेट तक उनको टाइम मिलता था कि उस सनसेट तक वो उन्हें पे करना होगा रेवेन्यू कैसे भी कलेक्ट करके, और अगर वो नहीं कलेक्ट कर पाते हैं उस कंडीशन में उनकी सारी प्रॉपर्टीज को ऑक्शन किया जाएगा। और मैंने बताया कि यहाँ पे जितने भी ऑक्शन होते थे वो सब फिक्सियस किए जाते थे, और फिक्सियस करने के तरीके भी थे। पहले तो जहाँ पर ऑक्शन के लिए लोग आते थे उन्हें उसी के बीच में अपने लोगों को बैठा दिया जाता था। उनके बीच में जब बोलियां लगती थी, जब नीलामी होती थी, जब ऑक्शन होता था, तो क्या करते थे वो अपनी बोली सबसे ऊपर लगाते थे, और बाकी क्या होता था राजा ही फिर उसको खरीद लेता था, या फिर उसको बैंकक्रप्ट बता दिया जाता था। जब वो खरीदने के लिए जाता था तो वो अपने आप को बैंकक्रप्ट बता देता था, यानी वो खरीद नहीं सकता है। तो फिर ऑक्शन अगेन दोबारा जो है ऑक्शन कराना मुश्किल होता था। इस वजह से दोबारा जो है जमींदारी जो है उसी जमींदार के हाथ में चली जाती थी। इस तरह से फिक्शियस ऑक्शन कराए जाते थे।